हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबी टेक्निकल हब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आईटीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हल एबी टेक्निकल हब पर चल रहा है। जी हाँ, तो मैं आप सभी के बीच लेके आया हूँ फिटर ट्रेड के 4th सेमेस्टर का ट्रेड थ्योरी 2018 क्वेश्चन पेपर के सेकेंड पार्ट का हल, जो न केवल आपको आईटीआई बल्कि सीआईटीएस, टीओ एंड डिफरेंट टाइप्स के टेक्निकल एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। यदि आपने अभी तक इस वीडियो के पार्ट 1 को नहीं देखा तो प्लीज उस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग तैयार हो जाइए और चाहे तो साथ साथ में नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के पार्ट 1 में हम लोगों ने 25 नंबर तक के क्वेश्चन को कवर किया था। अगले इस पार्ट में हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से 50 नंबर क्वेश्चन तक को कवर करेंगे। चलिए 26 नंबर शुरू करते हैं। इसमें पूछा गया है, जल को बुझाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जो जल होता है वो उसका प्रयोग हम लोग किस क्लास की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं? क्लास ए की आग, क्लास बी की आग, क्लास सी की आग या उपरोक्त सभी प्रकार की आग। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आग होती क्या है या कितने प्रकार की होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में बहुत सारी वस्तुएं व पदार्थ हैं जिनका जलना स्वाभाविक है, लेकिन क्या है, कुछ वस्तुएं या पदार्थ हमारे वातावरण या दैनिक जीवन में बहुत जरूरी होती हैं, जिनका जल जाना बेहद नुकसानदायक होता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आग को बुझाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए आग को मोस्टली 4 प्रकार की कैटेगरियों में बांटा गया है। क्लास ए की आग, क्लास बी या क्लास सी तथा क्लास डी। क्लास ए के अंतर्गत आती हैं लकड़ी, कोयला, कागज। क्लास बी के अंतर्गत ऑयल आते हैं तथा वह पदार्थ जिनको गर्म करने पे तरल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। क्लास सी के अंतर्गत आते हैं गैस वगैरह की आग और क्लास डी के अंतर्गत आती है बिजली की आग। तो जो क्लास ए की आग होती है उसको बुझाने के लिए हम लोग जल का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, बिजली के उपकरणों में निम्न क्लास की आग होती है। तो जो बिजली होता है उसमें यदि आग लग जाए तो उसको किस कैटेगरी के अंतर्गत रखा जाएगा? क्लास ए की आग के अंतर्गत, क्लास बी की आग की या क्लास सी या उपरोक्त सभी प्रकार की आग। तो इसमें ऑप्शन रॉन्ग दे दिया है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो डी कैटेगरी निकल के आना चाहिए, क्योंकि बिजली की जो आग होती है वो कैटेगरी डी के अंतर्गत रखी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कवर करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न अग्निशामक कॉटन या अन्य टेक्सटाइल की आग के लिए प्रयुक्त होता है? जल, सोडा एसिड, फोम या शुष्क रसायन। तो इसमें चारों ऑप्शन में जो अग्निशामक यंत्र दिए गए हैं उनका किसका प्रयोग कॉटन या अन्य टेक्सटाइल धातुओं पर लगी आग का प्रयोग करते हैं? तो जल का प्रयोग क्लास ए की कैटेगरी में करते हैं, जिसके अंतर्गत लकड़ी, कोयला, कागज आता है। और बी सोडा एसिड का प्रयोग हम लोग लकड़ी, कोयला के लिए प्रयोग करते हैं। फोम का प्रयोग हम लोग तेल तथा वह पदार्थ जिनको गर्म करने पर तेल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन डी बचता है शुष्क रसायन। ड्राई केमिकल का प्रयोग हम लोग कॉटन या अन्य टेक्सटाइल मटेरियल पर लगी आग में बुझाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन डी निकल के आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, तेल या ज्वलनशील पदार्थ की आग बुझाने के लिए किसका सर्वाधिक उपयुक्त अग्निशामक है? तेल या ज्वलनशील तरल की आग बुझाने के लिए निम्न में से सर्वाधिक उपयुक्त अग्निशामक है? सोडा एसिड, वेपोराइजेशन लिक्विड या फोम या शुष्क रसायन। तो जो तेल या ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका प्रयोग हम लोग उन आग का प्रयोग बुझाने में फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी निकल के आ रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मिश्र धातु होती है। ऑप्शन ए शुद्ध धातु, ऑप्शन बी धातुओं का किसी भी अनुपात में मिश्रण, ऑप्शन सी धातुओं का नियत अनुपात में मिश्रण या ऑप्शन डी दो धातुओं का मिश्रण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे धातु होती क्या है, मिश्र धातु होती क्या है। मिश्र धातु का मतलब होता है कि जब कोई 2 या 2 से अधिक अलग अलग पदार्थ आपस में मिलाए जाए तभी वह मिश्र धातु बनेगा। जब तक उनका रेशियो डिसाइड नहीं होगा तो प्रॉपर मिश्र धातु नहीं बन पाता है।
जिस प्रॉपर्टी का मिश्र धातु हमको चाहिए, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, क्योंकि इसमें दिया है धातुओं का नियत अनुपात। यदि धातु का रेशियो बराबर रहेगा तभी वो एक अच्छा मिश्र धातु का निर्माण कर पाएगा, जो हमें स्पेशल प्रॉपर्टी किसी स्पेशल वर्क के लिए दे पाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आएगा सी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कांसा निम्न की मिश्र धातु होती है, कॉपर तथा निकेल, कॉपर तथा आयरन, या कॉपर तथा टिन, या ऑप्शन डी कॉपर तथा एल्युमिनियम। तो जो कांसा होता है वो किसका एलॉय है? कांसा जो होता है वो पीतल के अपेक्षा हार्ड होता है, जिसकी मशीनिंग हम लोग शार्प टूलों के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन ये दिया है इसमें कॉपर तथा निकेल, कॉपर तथा निकेल के माध्यम से हम लोग मोनल मेटल तथा जर्मन सिल्वर का निर्माण करते हैं। ऑप्शन डी इसमें दिया गया है कॉपर तथा एल्युमिनियम, कॉपर तथा एल्युमिनियम के इलाज से हम लोग ड्यूरेलियम का निर्माण करते हैं, जिसका प्रयोग एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा मदद करता है। ऑप्शन सी इसमें दिया है कॉपर तथा टिन, कॉपर तथा टिन के इलाज से हम लोग कांसे का निर्माण करते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन सी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से क्या एक मिश्र धातु नहीं है। इसमें पूछा गया है कि ये जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से जो मेटल है वो कौन सा एलॉय नहीं है। ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी तांबा, या ऑप्शन सी पीतल, या ऑप्शन डी कांसा। तो जो स्टील होता है वो कार्बन तथा आयरन का एलॉय होता है, पीतल जो होता है वो कार्बन तथा जिंक का एलॉय होता है। ऑप्शन डी जो कांसा है वो कॉपर तथा टिन का एलॉय होता है। इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है कॉपर, वो किसी का एलॉय नहीं होता है, एक प्रकार का शुद्ध अधातु होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए बी होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ड्यूरेलियम निम्न की मिश्र धातु होती है। तो जो ड्यूरेलियम है वो किसका एलॉय है? एल्युमिनियम एवं कॉपर, या एल्युमिनियम एवं आयरन, या एल्युमिनियम एवं कार्बन, या फिर एल्युमिनियम एवं मरकरी। तो जो ड्यूरेलियम होता है उसका मोस्टली हम लोग प्रयोग एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में प्रयोग करते हैं। वो जो एलॉय होता है वो कॉपर तथा एल्युमिनियम का होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन ये निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए निम्न में से किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ड्यूरेलियम, ऑप्शन बी पीतल, या ऑप्शन सी कांसा, या ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो जो एयरक्राफ्ट होता है उसके स्ट्रक्चर के लिए किस मेटल का प्रयोग करेंगे? आइए मैग्नीशियम के बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से जानते हैं। मैग्नीशियम क्या होता है? यह कॉपर तथा मैग्नीशियम तथा निकेल का एलॉय होता है। इसका प्रयोग मोस्टली इलेक्ट्रिकल डिवाइसों में प्रयोग किए जाते हैं, जिसकी खोज एडवर्ड वेस्टन ने 1892 ईस्वी में की थी। इसका जो गलनांक होता है वो 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी इसमें दिया है कांसा। कांसा क्या होता है? वो कॉपर तथा टिन का एलॉय होता है, जो कि पीतल की अपेक्षा हार्ड होता है, जिसकी मशीनिंग हम लोग शार्प टूलों से भी आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन डी बी इसमें दिया है पीतल। पीतल क्या होता है? वो कॉपर और जिंक का एलॉय होता है, जिसको कुछ स्पेशल पर्पज के लिए इसमें टिन और लेड का भी मिश्रण कर सकते हैं। पीतल संचारण प्रतिरोधी होने के कारण इस पे जंग नहीं लगता है, जिसका प्रयोग मोस्टली हम लोग गाड़ियों के रेडिएटर तथा पानी के नल में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ये दिया है इसमें ड्यूरेलियम। तो जो ड्यूरेलियम होता है उसका प्रयोग हम मोस्टली एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में प्रयोग करते हैं। ड्यूरेलियम की खोज अल्फ्रेड बिल के द्वारा 1903 में जर्मन मेट्रोलॉजी के अंतर्गत किया गया था। उन्होंने सर्वप्रथम एल्युमिनियम के एलॉय को हीट किया तथा उसको क्विंचिंग के लिए रूम टेम्परेचर पर कई दिनों के लिए छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने पाया कि जो मेटल निर्माण हुआ वो ड्यूरेलियम कहलाया। 1909 ईस्वी में ड्यूरेलियम का निर्माण किया गया, परंतु IADS ने सन 1970 में एल्युमिनियम एलॉय 2000 सीरीज में रखा इसको। आइए थोड़ा जानते हैं IADS क्या होता है। IADS का फुल फॉर्म इंटरनेशनल एलॉय डिसिग्नेशन सिस्टम होता है। यह एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मेटल के एलॉय को अथॉरिटी देती है वो इसका निर्माण कर सकता है। IADS ने 2014 से 2024 तक के लिए ड्यूरेलियम को आदेश दिया है कि वो एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग कर सकता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन ये निकल के आ रहा है ड्यूरेलियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से कौन सी विधि अम्ल द्वारा संक्षारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाती है? तो जो अम्ल द्वारा संक्षारण के लिए प्रयोग की जाती है वो कौन सी होती है?
ऑप्शन ए डेरेशन, ऑप्शन बी ऑयल एक्सचेंज रेजिन के द्वारा उपयोग द्वारा हटाना, या ऑप्शन सी चूने के द्वारा उदासीनीकरण, या ऑप्शन डी डिह्यूमिडिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है वो करेक्ट ऑप्शन सी होगा, चूने के द्वारा उदासीनीकरण। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग करके अम्ल द्वारा संचारण से बचता है, क्योंकि चूना एक प्रकार का कैल्शियम युक्त अकार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बोनेट्स, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रबल होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी निकल के आ रहा है, चूने के द्वारा उदासीनीकरण। डिह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, यह एक प्रोसेस होती है जिसमें नमी से जंग को रोकने के लिए सिलिका जल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी दिया है इसमें ऑयल एक्सचेंज रेजिन के उपयोग द्वारा। ऑयल एक्सचेंज रेजिन क्या होता है, इसका प्रयोग नमक के संचारण में प्रयोग किया जाता है, जिसमें सोडियम के माध्यम से आयन एक्सचेंज रेजिन का प्रयोग करके उसको हटा दिया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन सी ऑप्शन निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी विधि आर्द्रता द्वारा संचारण की रोकथाम के लिए अपनाई जाती है? ऑप्शन ए डेरेशन, ऑप्शन बी आयन एक्सचेंज रेजिन के उपयोग द्वारा हटाना, ऑप्शन सी चूने के द्वारा उदासीनीकरण, या ऑप्शन डी डिह्यूमिडिफिकेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है डी निकल के आ रहा है, डिह्यूमिडिफिकेशन। इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें नमी से जंग को रोका जाता है। इसमें सिलिका जल का प्रयोग करके नमी को हटा दिया जाता है, जिससे जॉब पे या मेटल पे जंग नहीं लगती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा स्टील में सल्फर तथा फास्फोरस घटक को कम किया जाता है? ऑप्शन ए रिफाइनिंग, ऑप्शन बी पेसिवेशन, या ऑप्शन सी इन्विशन, या ऑप्शन डी स्टिमुलेशन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन ए होगा, रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या होता है, यह वह प्रक्रिया होती है जिसमें स्टील को अशुद्धियों या अवांछित तत्वों जैसे सल्फर और फास्फोरस की मात्रा को काफी हद तक कम कर देती है, जिसे रिफाइनिंग के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ये निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एनिलिंग धातुओं को किसके लिए दिए जाने वाले हीट ट्रीटमेंट होते हैं? तो एनिलिंग जो प्रोसेस होती है वो किस लिए की जाती है? डिजिफिकेशन की रोकथाम के लिए, अवशेषी स्ट्रेस हटाने, या ऑप्शन सी सल्फर घटक में कमी करने, या ऑप्शन डी सुरक्षा परत निर्मित करने। तो एनिलिंग प्रोसेस वह प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत स्टील धातुओं के पुर्जों की मशीनिंग ऑपरेशन करने से पहले किया जाता है। इसमें इंटरनल स्ट्रेस से मुक्त करना, ग्रेन साइज को सुधारना व धातु को नरम तथा तन्य बनाना, जिसकी मशीनिंग आसानी से की जा सके। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है करेक्ट ऑप्शन बी होगा, अवशेषी स्ट्रेस हटाना। जो इंटरनल स्ट्रेस होते हैं उसको हटाने के लिए एनिलिंग प्रोसेस की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, उच्च प्रतिरोधकता वाले इलेक्ट्रोलाइट्स में मैग्नीशियम का उपयोग इसकी के कारण किया जाता है? न्यूट्रल पोटेंशियल, सार्वधिक नेगेटिव पोटेंशियल, या सार्वधिक पॉजिटिव पोटेंशियल, या जीरो पोटेंशियल। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आ रहा है ऑप्शन सी निकल के आएगा, सार्वधिक नेगेटिव पोटेंशियल। इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम का उपयोग करके उच्च प्रतिरोधकता वाले इलेक्ट्रोड्स में किया जाता है, क्योंकि इसकी सबसे अधिक संभावित दक्षता या क्षमता मैग्नीशियम में विद्युत रासायनिक श्रृंखला के अनुसार सबसे अधिक नकारात्मक क्षमता वाली होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, पुली की क्राउनिंग के लिए की जाती है। तो जो पुली होती है उसकी क्राउनिंग किस लिए की जाती है? बेल्ट की फिसलन की रोकथाम के लिए, बेल्ट के तनाव में वृद्धि करने, या ऑप्शन सी संपर्क के कोण में वृद्धि करने, या ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए भी नहीं। पुली की क्राउनिंग क्या होती है कि इसमें बेल्ट की क्रीपिंग तथा स्लिपिंग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके फेस पे थोड़ा उत्तलता कॉन्वेक्स बना दिया जाता है, यही उत्तलता क्राउनिंग कहलाती है। इसमें बेल्ट पुली के फेस के सेंटर में रहती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन ये निकल के आएगा, बेल्ट की फिसलन की रोकथाम के लिए। इसे बेल्ट फिसलता नहीं है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है,
निम्न में से किस ड्राइव में फिसलन नहीं होती? ऑप्शन ए ओपन बेल्ट ड्राइव, ऑप्शन बी क्रॉस बेल्ट ड्राइव, या ऑप्शन सी रोप ड्राइव, या ऑप्शन डी चैन ड्राइव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर चैन ड्राइव का ऑप्शन डी होगा। चैन ड्राइव में क्या होता है, इसमें पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट ड्राइव की तरह ही चैन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। इसमें चैन व गरारी का प्रयोग करते हैं जिसके कारण फिसलन नहीं होती है, जिसमें गरारी को हम लोग स्प्रॉकेट व्हील के नाम से भी जानते हैं। क्रॉस बेल्ट में, ओपन बेल्ट में तथा रोप ड्राइव बेल्ट में इसमें क्या होता है, एक बेल्ट लगा होता है जो कि पुली पे चलाया जाता है, तो ऑब्वियसली उसमें बात है कि वो फिसल जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए संपर्क का कोण थीटा निम्न में से द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो जो क्रॉस बेल्ट का ड्राइव है उसका संपर्क जो एंगल बनता है वो किस फार्मूले के अंतर्गत आता है? यदि अल्फा का मान साइन अल्फा बराबर r1 प्लस r2 अपान x द्वारा दिया जाता है, जहां r1 बड़ी पुली की त्रिज्या, r2 छोटी पुली की त्रिज्या तथा x दो पुलियों के सेंटर के बीच की दूरी होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन बी निकल के आते हैं, उसमें 180 प्लस 2 अल्फा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है बेल्ट ड्राइव द्वारा ट्रांसमिट की जाने वाली पावर को निम्न के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन निकल के आता है, करेक्ट ऑप्शन ये होगा इसमें T1 माइनस 2 इंटू एक्स बी, जहां T1 बराबर टाइट की टेंशन दी रहती है, T2 बराबर स्लेट की साइड दी तथा B बराबर लाइन वेलोसिटी दी रहती है, ओमेगा कोणीय वेग होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन ये निकल के आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सामग्री के रखरखाव में निम्न के द्वारा किफायत पाई जा सकती है। जो सामग्री होती है उसकी रखरखाव में किसके द्वारा हम लोग को ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है? ऑप्शन ए ग्रेविटी फील्ड मूवमेंट लागू करके, ऑप्शन बी तय की जाने वाली दूरी में कमी करके, या ऑप्शन सी बिना मानवीय श्रम का उपयोग किए हुए सामग्री को गंतव्य तक पहुंचाना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें क्या होता है, मटेरियल एडेड मूवमेंट को नियोजित करके फिजिकल डिस्टेंस की दूरी को कम करने और ऐसी प्रणालियों का उपयोग करने जिसमें मशीन से उत्पाद सीधे तौर पर मटेरियल हैंडलिंग उपकरण के द्वारा ले जा सकते हैं। मतलब इसमें एक कन्वेयर लगा होता है जिसके माध्यम से हम लोग मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिट लोड का सिद्धांत निम्न अभिकथित करता है। ऑप्शन ए भारी मात्रा में सामग्री को लाया ले जाना, ऑप्शन बी एक समय पर एक यूनिट को लाया ले जाना चाहिए, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें क्या होता है जब मशीनों का प्रयोग किया जाता है तो कोई भारी मात्रा में जो कोई भी व्यक्ति नहीं उठा सकता था वहां पर यूनिट लोड के प्रिंसिपल को अभिव्यक्त किया जा सकता है। तो इसमें भारी मात्रा में सामग्री को लाया ले जाना अभिव्यक्त करता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ए निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है फार्क लिफ्ट ट्रक का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है। जो फार्क लिफ्ट होता है उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए लिफ्टिंग एवं लोअरिंग, या ऑप्शन बी वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो फार्क लिफ्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल तथा वर्टिकल दोनों ओर को सामान को ले जा सकता है आसानी से। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी निकल के आ रहा है, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है रैक बोल्ट प्रकार का होता है। तो जो रैक बोल्ट होता है वो किस प्रकार का होता है? ऑप्शन ए वेल्डिंग बोल्ट, ऑप्शन बी फाउंडेशन बोल्ट, ऑप्शन सी हैवी ड्यूटी बोल्ट, या ऑप्शन डी लॉकिंग बोल्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, फाउंडेशन बोल्ट। फाउंडेशन बोल्ट क्या होता है? रैक बोल्ट एक आयताप्रकार पिरामिड के आकार में होती है जिसके तिरछे सिरे पर एक बेलनाकार सैंक लगी होती है। फाउंडेशन बोल्ट का मुख्य कार्य क्या होता है कि जब कोई मशीनें चलती हैं तो कंपन के कारण खिसक जाती हैं, अतः मशीनों को फिक्स करने के लिए अपने निश्चित स्थान से फाउंडेशन बोल्ट का प्रयोग किया जाता है।
जो कि षष्भुजाकार या वर्गाकार प्रकार की होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, फाउंडेशन बोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है लुब्रिकेंट ऑयल। लुब्रिकेंट ऑयल क्या होती है? गतिशील भागों में बियर को न्यूनीकृत करना, या भागों को ठंडा रखने में सहायक होता है, या ऑप्शन सी धुलाई करता है और धूल को दूर ले जाता है, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी कुछ करता है। तो लुब्रिकेंट ऑयल क्या होता है? जब दो मशीनी पार्ट्स आपस में रगड़ खाकर चलते हैं तो उनमें घर्षण होता है, जिनके कारण गर्मी होने लगती है और मशीनें आवाज करने लगती है, वो भारी चलती हैं। इन सभी हानियों को कम करने के लिए इनके बीच एक फिल्म तैयार की जाती है जो लुब्रिकेंट के माध्यम से करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी निकल के आता है, उपरोक्त सभी। इसके माध्यम से हम लोग उसके बियर में घर्षण में कमी कर देते हैं तथा भाग पार्ट्स को ठंडा करता है तथा धूल वगैरह कण को साफ रखता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न सिस्टम में लुब्रिकेटिंग ऑयल अलग टैंक में ले जाया जाता है जहां से इसे इंजन के खपत के लिए पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी वेट सम्प सिस्टम, या ऑप्शन सी ड्राई सम्प सिस्टम, या ऑप्शन डी स्प्लैश सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी निकल के आता है, ड्राई सम्प सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग हम लोग मोस्टली एरोप्लेन्स में प्रयोग करते हैं। एरोप्लेन्स के इंजनों को लुब्रिकेशन करने के लिए ड्राई सम्प सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है तेल की विशेषता होती है जिससे यह मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण आंतरिक विकृति का प्रतिरोध करता है। ऑप्शन ए विस्कोसिटी, ऑप्शन बी प्लेस पॉइंट, ऑप्शन सी फायर पॉइंट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दिया गया है फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है? लुब्रिकेंट का वह गुण होता है जिसके कारण लुब्रिकेंट में आग पकड़ लेता है, या अलग अलग ऑयल का अलग अलग पॉइंट होता है। ऑप्शन बी इसमें दिया गया है प्लेस पॉइंट। प्लेस पॉइंट लुब्रिकेंट का वह गुण होता है जिस पर तेल वाष्पीकृत होना प्रारंभ कर देता है, उसे प्लेस पॉइंट कहा जाता है। प्रत्येक तेल का इसका भी अलग अलग एक पॉइंट होता है। ऑप्शन ये दिया गया है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है कि इसमें यांत्रिक जो तनाव होता है उसके कारण यांत्रिक विकृति का विरोध करने के लिए तेल की क्षमता होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन ये निकल के आ रहा है 50 नंबर का, विस्कोसिटी। तो आज हम लोगों ने 4th सेमेस्टर पेपर के सेकंड पार्ट वीडियो को भी कंप्लीट किया। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप लोग टेक्निकल लाइन से कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।